न्यूट्रिशन में हमने सारे न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिए थे, सब पढ़ लिए थे, विटामिन्स, मिनरल्स, मिनरल्स नहीं पढ़े थे हमने, कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड पढ़ लिए थे, ठीक है, समझ में आ गया ना। देखिए जितने भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं वो सब पॉलीसेक्राइड पॉलीमर्स हैं, ठीक है, जो भी फूड में प्रेजेंट है वो सब पॉलीमर्स हैं और वो पॉलीमर्स फॉर्म होते हैं मोनोमर्स से। वर्दा बस रिवीजन रख दो, रखो नोट्स अंदर, सारे नोट्स अंदर रखे जो जो लोग रिवाइज कर रहे हैं। मुझे दिमाग आंखों से पता चल रहा है कि किसका दिमाग इस वक्त टेस्ट के रिवीजन पे चल रहा है, देखा? अच्छा, तो सब जितने भी फूड में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं वो पॉलीमर्स हैं और वो जब तक मोनोमर में कन्वर्ट नहीं होते वो ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होते या वो सेल में नहीं पहुंचते। यानी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स दो फॉर्म में प्रेजेंट हैं, पॉलीमर्स एंड मोनोमर्स। अब कार्बोहाइड्रेट जब हमने पढ़ा तो कार्बोहाइड्रेट को हमने मोनोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड कहा, यानी कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर्स मोनोसेक्राइड थे और कार्बोहाइड्रेट के पॉलीमर्स जो थे वो क्या थे, पॉलीसेक्राइड थे, ठीक है। अच्छा, सेक्राइड वर्ड जो है वो हमने बेसिकली इसलिए यूज किया क्योंकि उसका मतलब था स्वीट टेस्ट, ठीक है। सारे मोनोसेक्राइड्स और थोड़े सिंपल पॉलीसेक्राइड यानी डाइसेक्राइड वगैरह जो है वो वाकई स्वीट एंड टेस्ट है, मीठे होते हैं, खाने में मीठे हैं। जबकि जो पॉलीसेक्राइड हैं जैसे कि स्टार्च, ग्लाइकोजन, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, उसमें बहुत सारे यूनिट्स हैं और वो उनकी दो अहम प्रॉपर्टी ये है कि एक तो वो स्वीट एंड टेस्ट नहीं है, टेस्टलेस है, उनका कोई टेस्ट नहीं है। लेकिन एक दफा नाम रख दिया तो वो हम उसकी नए नए नाम थोड़ी डालेंगे, वो सेक्राइड वर्ड ही हमने एक कार्बोहाइड्रेट के लिए रख दिया। तो अब जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ऑल्दो इतने वो स्वीट टेस्ट नहीं है और वो टेस्टलेस है, उनका कोई टेस्ट नहीं है, प्लस ये कि वो इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल भी नहीं, तभी वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं यानी मोनोसेक्राइड में। जब वो मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं और जब वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं तभी वो डिफ्यूज हो सकते हैं, सेल के अंदर जा सकते हैं। बात समझ आ रही है सबको? ठीक है। अच्छा, तो ये तो बातें हो गई कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट की सोर्सेस क्या है? बहुत सारी सोर्सेस हैं, ब्रेड, सीरियल्स, राइस, बहुत सारी वेजिटेबल्स में होते हैं कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारे फ्रूट्स में होते हैं कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, एक मजे की बात ये है कि आप लोग बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, अगर आपने कभी पढ़ा होगा कि भाई सिर्फ किस बनाना में जो है वो पोटेशियम होता है, और अगर मैं आज कहूंगी कि कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं तो आप लोग उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बेसिकली किसी एक फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कभी कोई न्यूट्रिएंट ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं और कभी कोई कम क्वांटिटी में होते हैं। तो मिल्क में भी इवन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मिल्क शुगर जो है वो भी कार्बोहाइड्रेट है, मिल्क में भी है। अब हमने एक फिक्स किया हुआ है मिल्क के अंदर कैल्शियम है, तो सिर्फ कैल्शियम नहीं, मिल्क में मिल्क प्रोटीन्स भी हैं, मिल्क में मिल्क शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं और कैल्शियम भी है जो कि ज्यादा अमाउंट में है, जो मिनरल्स है, ठीक है। तो बहुत फूड्स में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एट अ टाइम भी मौजूद हो सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स की भी बहुत सारी सोर्सेज हैं और हमें यहाँ सोर्सेज के अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है वो है उनके फंक्शन। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो दरअसल इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके क्या मतलब होते हैं? इसके मतलब ये होते हैं कि अगर बॉडी में कभी भी एनर्जी की कमी हुई तो कोई फौरन अगर कोई न्यूट्रिएंट एनर्जी प्रोवाइड करेगा अमंग प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट, तो वो कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट होंगे जो एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे। इस वजह से हम इसे इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। सही है। फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, फैट्स भी हैं, प्रोटीन भी हैं, आपने फूड खाया हुआ है, लेकिन सबसे पहले अगर कोई न्यूट्रिएंट जो है एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो वो कार्बोहाइड्रेट्स है। और एनर्जी जो बॉडी में प्रोड्यूस होती है या बॉडी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, हमें मालूम है ना कैसे प्रोड्यूस होती है एनर्जी? माइटोकॉन्ड्रिया में जब ग्लूकोज पहुंचता है तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड
वाटर एंड रिलीज एनर्जी, और उस एनर्जी को हम सेल्यूलर एनर्जी कहते हैं जो पूरी बॉडी के फंक्शंस में काम आती है। यही होता है ना एनर्जी की कहानी, यही थी हमने पढ़ी। तो अगर हमारी बॉडी में तीनों चीजें मौजूद हैं तो सबसे ज्यादा एनर्जी, नॉट सबसे ज्यादा, सॉरी, सबसे पहले एनर्जी अगर कोई प्रोवाइड करेगा तो वो कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए वो इंस्टेंट सोर्स कहला रहा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि एनर्जी जितनी भी प्रोड्यूस होती है बॉडी में उसे हम कैलोरीज में जो है वो नोट करते हैं। हर चीज का एक यूनिट होता है ना, तो एनर्जी का यूनिट क्या है? एनर्जी का यूनिट होता है कैलोरीज। ठीक है, किलो कैलोरीज या किलो जूल्स, हम इसमें एनर्जी को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। जैसे हम एप्पल लेने जाते हैं तो आप क्या कहते हैं? 1 कैलोरी एप्पल दे दें, 1 किलो एप्पल दे दें, आधा किलो एप्पल दे दें। तो हर चीज की मेजरमेंट का एक मेजरिंग यूनिट होता है ना, तो इसी तरह एनर्जी का मेजरिंग यूनिट कैलोरीज है। ठीक है, ज्यादा एनर्जी होती है तो हम उसको किलो कैलोरीज में भी मेजर करते हैं, वरना कैलोरीज में करते हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है कैलोरीज में या जूल्स में, हम एनर्जी जो है वो क्या कर रहे होते हैं? मेजर कर रहे होते हैं। तो जो एनर्जी कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करता है, जो बॉडी को मिलती है, बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो 4 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी होती है। ठीक है, 4 किलो जूल्स होती है। अब इसका कंपैरिजन हम तब करेंगे जब हम फैट्स और प्रोटीन भी पढ़ेंगे कि कौन और कितनी कर रहा है। लाइक अभी हम फैट्स पढ़ने वाले हैं, वो भी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, लेकिन उसका मेन पर्पस एनर्जी प्रोडक्शन नहीं है और वो इंस्टेंट एनर्जी भी नहीं देता, वो पहले स्टोर हो जाता है। फिर हम फैट्स को बर्न करें, अगर हमारे पास बिल्कुल ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट ना हो, तब जाके फैट एनर्जी देता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, उस पर हम अभी आते हैं दोबारा से। कार्बोहाइड्रेट में कोई बात पूछनी है? नहीं, ये है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब हम मूव ऑन होते हैं टू फैट्स। मूव ऑन टू फैट्स, दूसरे न्यूट्रिएंट जो है वो फैट्स हैं, जिन्हें हम लिपिड्स भी कहते हैं। ठीक है, और ये फैट्स और लिपिड जो हैं ये भी पॉलीसेकेराइड सॉरी पॉलीमर्स हैं, पॉलीमर्स। ठीक है, यानी कि कॉम्प्लेक्स यूनिट है। हमारे न्यूट्रिएंट्स, हमारे फूड में जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं वो फैट्स और लिपिड्स की फॉर्म में होते हैं, जो डाइजेस्ट होते हैं पहले, उसके बाद वो एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड में, या वो फाइनली ब्लड में पहुंचते हैं, जो अब हम डाइजेशन के प्रोसेस में डिटेल में पढ़ेंगे। फैट्स एंड लिपिड जो हैं वो पॉलीमर्स हैं, यानी इनके कोई ना कोई मोनोमर्स भी होते होंगे। ठीक है, तो इन पॉलीमर्स के क्या है? ये पॉलीमर्स यानी कॉम्प्लेक्स यूनिट्स हैं, और इनके मोनोमर्स क्या होते हैं? यानी सिंपलेस्ट यूनिट वो होते हैं फैटी एसिड्स। वेरी गुड, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। याद करें, हमने ये जब फ्रॉग पढ़े थे उसमें भी सिंपलेस्ट फॉर्म में ये बात पढ़ी थी ना, तो वो पॉलीमर मोनोमर की यही बात थी। ठीक है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, यानी एक यूनिट ग्लिसरॉल का होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये ग्लिसरॉल है, उसमें 3 यूनिट जो है वो फैटी एसिड्स के लगे हुए होते हैं। दीज आर द फैटी एसिड। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये ग्लिसरॉल है। हमें इसका स्ट्रक्चर क्योंकि पढ़ना नहीं है, इसलिए मैंने इसका ऐसे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना दी है कि एक यूनिट ग्लिसरॉल होता है तो ये 1 2 3 यूनिट जो है वो क्या होते हैं? फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, 3 यूनिट फैटी एसिड्स होते हैं, और जब ये ब्रेक होते हैं, यानी ये तो पॉलीमर हो गया ना, फैट्स, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल, जब ये ब्रेक होगा तो फाइनली ये किस में ब्रेक हो जाएगा? एक ग्लिसरॉल का यूनिट हो जाएगा, और फैटी एसिड्स जो है वो 3 अलग हो जाएंगे, लाइक दिस, अलग अलग हो गए, मोनोमर्स बन गए। सही है। अच्छा, अब फैट जो है फूड में दो तरह के, हमारे फूड में 2 तरह के फैट्स प्रेजेंट होते हैं। एक फैट कहलाते हैं सैचुरेटेड फैट्स, एक कहलाते हैं सैचुरेटेड फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स, और दूसरे कहलाते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स। कोई मुझे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मतलब बता दे, क्योंकि मुझे पता है केमिस्ट्री में सॉल्यूशन तो पढ़ा होगा आप लोगों ने कभी ना कभी बचपन में, या अभी 9th में भी शायद पढ़ लिया हो, नहीं भी पढ़ा हो तो भी कुछ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पहली दफा नाम तो सुने नहीं है आपने। आप इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, दिमाग लगाएं तो आप
इसके मतलब बता देंगे, बेशक फैट के रिलेट करके ना बताएं, वैसे ही बताएं। डिसॉल्व अनडिसॉल्व से रिलेट कर रहे हैं, एक्यूरेट नहीं है वो। हाँ फरिया, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट नहीं, अभी फिर रिलेट किया है, एक्यूरेट नहीं है। खतीजा देखें, एक सोल्यूशन अगर आप बनाएं जिसमें आप इतना सॉल्ट डालें कि फर्दर उसमें सॉल्ट डालेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, नीचे जमा होने लगेगा, ऐसे सोल्यूशन को आप सैचुरेटेड कहते हैं, है ना? नहीं। और अनसैचुरेटेड क्या होता है? जिसमें थोड़ा डाला है, अभी एक ही आपने स्पून डाला, सोल्यूशन बना दिया, अब आपको पता है आपने इतना कम डाला है, आप 5-6 और भी डाल देंगे इसमें तो वो भी डिसॉल्व हो जाएंगे, तो ऐसे सोल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड कहते हैं। फैट्स की लैंग्वेज में जो हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड यूज किया है वो ये है कि ऐसे फैट्स, देखिए फैट्स भी वही थे ना जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे, है ना? हमने शुरू में बात की थी कि इसमें भी तीनों चीजें हैं, सिर्फ फर्क क्या था, एक तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर के रेशो में नहीं था, रैंडम था, अलग अलग अमाउंट था इसका। दूसरे, इसमें हाइड्रोजन कम है, लेस हाइड्रोजन एंड मोर ऑक्सीजन, लेस हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब जो लेस हाइड्रोजन की वजह से जो कभी ऐसा होगा कि जो फैट होंगे वो सैचुरेटेड फैट होंगे, यानी उसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, यानी कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है वो जस्ट सिंगल बॉन्ड है और बाकी जगहों पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अगर उनमें से हाइड्रोजन कम कर दिए जाए, क्योंकि हमने कहा है ना लेस हाइड्रोजन, फैट्स में लेस हाइड्रोजन है, तो एक तो ऑप्शन ये होगा कि हर कार्बन के साथ जितना हाइड्रोजन लगा हुआ है वो लगा हुआ है सिंगल बॉन्ड के साथ, ठीक है। अगर हाइड्रोजन और कम कर दिए जाए, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ का हाइड्रोजन कम किया, यहाँ का कम किया, अब इन दो का हाइड्रोजन कम हुआ, इन दो के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तो वो बन जाएंगे अनसैचुरेटेड फैट्स। तो आप सिर्फ इतना याद रखें कि सैचुरेटेड फैट्स वो हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है और अनसैचुरेटेड वो हैं जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। एक तो आप सिर्फ इतना याद रखेंगे, सैचुरेटेड फैट्स क्या है, सिंगल बॉन्ड्स हैं, जो सिंगल बॉन्ड वाले फैट्स होते हैं वो कहलाते हैं सैचुरेटेड, यानी अभी इसमें मजीद कोई और बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है, सिंगल सिंगल सब फिक्स अपनी जगहों पे है। और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में डबल हटके और हाइड्रोजन तो लग सकते हैं ना, है ना, तो इस वजह से उसे अनसैचुरेटेड का है, वो डबल बॉन्ड वाले क्या है, अनसैचुरेटेड है। अच्छा, अब जो सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, एट रूम टेम्परेचर दे आर सॉलिड। जो सैचुरेटेड फैट्स हैं एट रूम टेम्परेचर दे आर सॉलिड्स, और जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं एट रूम टेम्परेचर दे आर लिक्विड्स, वो लिक्विड्स होते हैं। कोई मुझे बताएगा सॉलिड फैट की कोई एग्जांपल, सॉलिड फैट की कोई एग्जांपल किसी को पता है यहाँ पर? सॉलिड फैट की एग्जांपल? हाँ, ऑयल। नो, सॉलिड कहाँ होता है, ऑयल तो लिक्विड होता है। चॉकलेट तो वो सॉलिड फैट निकलते हैं, उससे सॉलिड फैट्स बनते हैं, यू आर राइट। जो एनिमल फैट्स हैं वो सॉलिड फैट्स ही होते हैं या वो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। घी, बटर सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर, यस, सो रहे सारे, कॉफी पी के आया करो। और अनसैचुरेटेड जो है वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर, ऑयल वो है अनसैचुरेटेड। आई बात समझ? ज्यादातर ये जो अनसैचुरेटेड फैट जो लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर, ये प्लांट फैट्स कहलाते हैं। प्लांट फैट्स यानी कि प्लांट के सीड से जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉर्न ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सारे क्या है, प्लांट फैट्स हैं विच आर
लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दे आर गुड फॉर हेल्थ, ये बेसिकली गुड होते हैं हेल्थ के लिए, ठीक है। और सैचुरेटेड फैट विच आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, फॉर एग्जाम्पल घी, बटर, और वो है आपके एनिमल फैट, ठीक है, एनिमल फैट। कॉपी करें, फिर मैं पूरा बोर्ड मिटाने वाली हूँ। नहीं, घी लिक्विड तो नहीं होता, वो तो थोड़ा मेल्ट करके लिक्विड होता है। आपको धोखा दिया जा रहा है, ऑयल खिलाया जा रहा है घी के नाम पे, धोखा दिया जा रहा है। कभी घी के छोड़, एक नहीं होता, ठीक है। अम्मी से पूछना चाहते हैं, अम्मी बता देंगी। फिर अगर तुम्हारे घर में घी ना आता हो तो उनसे फरमाइश करना कि इजाफा थोड़ा सा घी जरूर लेके आए, बिकॉज दोनों होती है ना, फिर भी फर्क नहीं पता। किचन में जाए तो कुछ पता हो ना। अच्छा ठीक है जी फरिया, पराठे में ऑयल डालते हैं घी, इट्स ऑल अप टू यू। मुझे तो घी के पसंद है, उसकी खुशबू अलग होती है, नॉट ऑयल के। और ऑयल भाई डाइट करे इंसान तो ना ऑयल खाए ना घी खाए, है ना। कॉर्नफ्लेक्स खा ले, अंग्रेजी नाश्ता, और अगर पराठे खा रहे हैं तो फिर देसी घी के ही खाए ना। ये तो ज्यादती है ऑयल के पराठे, ठीक है। अच्छा सोर्सेस क्या है, सोर्सेस क्या है खतीजा, जो दोनों आते हैं आपके घर में, वो दोनों भी सोर्सेज हैं। मिल्क भी सोर्स है, मिल्क में भी फैट्स हैं, और मीट में फैट्स हैं, और चीज में फैट्स हैं। तो सोर्सेज जो हैं वो ये हैं। बहुत सारे सीड्स में फैट्स हैं जिससे हम ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ फैट्स। अब फैट से रिलेटेड बहुत ही अहम बात जो हम कार्बोहाइड्रेट के साथ रिलेट करने जा रहे हैं, और वो ये है कि जो फैट्स होते हैं वो भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमने जब कंपैरेटिवली हम ये बात कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो एक्चुअली इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी वो बॉडी में फौरन एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अगर वो बॉडी में मौजूद है तो जैसे ही जरूरत पड़ेगी वो फौरन एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, जबकि फैट जो होते हैं वो पहले स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। जब तक बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं फैट्स एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। जब बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते और फिर भी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, तब फैट बर्न होते हैं एंड देन दे प्रोड्यूस एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, इसकी बेहतरीन एक एग्जाम्पल मेरे पास है जो बच्चों को सबसे पहले दिमाग में घुसती है कि ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, लेकिन जब एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जबकि ज्यादा करते हैं, 9 किलो जूल्स करते हैं एनर्जी ये ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, 9 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। लेकिन कब कर रहे होते हैं, जब बॉडी में ऑक्सीडेशन के लिए कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग डाइट करते हैं वो क्या करते हैं, लेस कार्ब फूड खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाते। अब क्या होता है कि उनको, वो डेली एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनको एनर्जी की जरूरत है, लेकिन उन्होंने कार्बोहाइड्रेट नहीं खाए, ठीक है। वो क्या खा रहे हैं, फ्रूट्स खा लेते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ बीन्स एंड इस तरह की चीजें खा लेते हैं, चने वने। अच्छा, फिर क्या होता है कि अब उन्हें एनर्जी की जरूरत तो है, अब बाकी की सारी चीजें, वाइटामिन हो गए या ये प्रोटीन्स हैं, ये अभी एनर्जी तो प्रोवाइड नहीं कर सकते। अब क्या होगा, और इन्होंने कार्ब्स खाए नहीं कि इनको इंस्टेंट सोर्स मिले, तो अब जो डिपॉजिटेड फैट्स हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए बर्न होंगे। तो वो डिपॉजिटेड फैट ऑटोमेटिकली जब बर्न होने लगते हैं तो बॉडी से फैट्स रिमूव होने लगते हैं एंड उनका मकसद पूरा हो जाता है जिसके लिए वो डाइट करते हैं, ठीक है भाई। तो दिस इज बेसिकली, ये भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, बल्कि कार्बोहाइड्रेट से कहीं ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन तब जब इनकी जरूरत हो तब ये एनर्जी बर्न करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, अदरवाइज ये स्टोर्ड रहते हैं, ठीक है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स हैं डाइट में वो पहले एनर्जी प्रोड्यूस कर देंगे। ये हो गए फैट्स आपके। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रोटीन। अमरता, समझ में आ रहा है आपको
मोहम्मद जावेद, महक, एमन इरफान, सैरिश, सबको समझ आ रहा है अच्छी तरह? ओके। हाँ क्या? नहीं, पेपर वेपर की वजह से घर पे नहीं बैठे, उनको मैं अब ज्यादा डिफिकल्ट पेपर बना के दूंगी। ऐसा जो मैं नहीं भी दिया होगा ना वो भी दे दूंगी, और आप लोगों को इजी करके दे दूंगी। सही है? और अगर बुक का हुआ ही नहीं पेपर फिर? अच्छा, ये करते थे जब तुम लोग घर पे बैठे होते थे, अब पता चला। अच्छा चलो, सब पता चल जाता है। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर चीटिंग करके देंगे भी तो अपना नुकसान करेंगे, कोई नई बात नहीं हो जाएगी। तुम लोग क्यों इतना अफसोस कर रहे हो? ओके, अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, और इनमें जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एक एडिशनल नाइट्रोजन, जो अब तक हमने किसी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में नहीं देखा था, वो यहाँ पे मौजूद है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है, एक ग्रुप यहाँ लगा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ लगा है, और उसके साथ यहाँ पे लगता है अमाइन ग्रुप NH2। ये क्या चीज है? दिस इज अमाइनो एसिड, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, ये है अमाइन ग्रुप। क्या है ये? अमाइन ग्रुप। अमाइन ग्रुप। ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जो रिवीजन कर रहे हैं वो चुप हो जाए, वरना भी थप्पड़ खा लेंगे वो। और ये है एक साइड चेन। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपको मैं बता सकूं कि अमाइनो एसिड एक्चुअली मोनोमर्स हैं। ठीक है, और प्रोटीन क्या है? प्रोटीन है एक पॉलीमर। हर न्यूट्रॉन की तरह प्रोटीन एक पॉलीमर है, और प्रोटीन के मोनोमर्स कौन है? प्रोटीन के मोनोमर्स हैं अमाइनो एसिड। जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है ये एक बेसिक अमाइनो एसिड है, एक जनरल स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का। तकरीबन कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? एटलीस्ट 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, 20 टाइप के अमाइनो एसिड मौजूद हैं। 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं वर्दा, जिनमें से 10 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो इसेंशियल कहलाते हैं, और 10 जो हैं वो नॉन इसेंशियल कहलाते हैं। ह्यूमन बॉडी के लिए 10 are known as essential amino acids, and 10 are known as non-essential amino acid. इसका क्या मतलब होता है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का? एसेंशियल जिसकी जो अहम है, जरूरी है, जिसकी रिक्वायरमेंट है। नॉन एसेंशियल मतलब जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन इसकी बड़ी कोई लॉजिकल एग्जांपल है ह्यूमन बॉडी के लिए। सारे 20 के 20 अमाइनो एसिड ह्यूमन बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। सही है। 10 इसेंशियल का मतलब ये है कि ये बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन बॉडी की उनकी जरूरत है, क्योंकि पूरे 20 ही चाहिए बॉडी को। तो ये 10 क्योंकि बॉडी में नहीं है तो बॉडी को इनकी जरूरत है, इसलिए हमने इनको क्या वर्ड दे दिया? एसेंशियल। दे आर रिक्वायर्ड इन अ बॉडी फॉर द मेकिंग ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, और जो 10 नॉन एसेंशियल हैं उसका क्या मतलब है कि ये बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, ये जिस वक्त भी चाहते हैं इनको यूटिलाइज करते रहते हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो टोटल कितने अमाइनो एसिड्स हैं? 20। ह्यूमन बॉडी के लिए 20 ही इंपॉर्टेंट है, 20 की ही जरूरत है, जिनमें से 10 क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में प्रेजेंट है इसलिए वो नॉन एसेंशियल कहलाते हैं, और जिनकी बॉडी को जरूरत है वो एसेंशियल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इसकी एग्जाम्पल ये समझिए, इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26। ठीक है, इसने 2-4 साइलेंट कर दिए होंगे। 26 अल्फाबेट्स होते हैं। उन 26 अल्फाबेट से कितने वर्ड्स बनते हैं? अनकाउंटेबल, अनलिमिटेड, है ना। इन 20 अमाइनो एसिड से भी थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन बॉडी में बनते हैं, थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन।
by different combinations. CAT cat, AT at, BAT bad, BET bad, BAD bad. कितने सारे वर्ड्स हो गए ना, सिर्फ चंद वर्ड्स को आगे पीछे करके, है ना, DAB डैब। तो बिल्कुल उसी तरह ये भी सिर्फ 20 अमाइनो एसिड है, लेकिन इनकी कॉम्बिनेशन इतने सारे हैं जिससे थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन बन रहे हैं, और सारे प्रोटीन बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ नाम बताएं, 1000 प्रोटीन का नाम बताना है या 20 अमाइनो एसिड का? तो तुम पहले कुछ 1000 वर्ड्स मुझे बोल दो, तो मैं 1000 प्रोटीन बनाती हूँ। तो कुछ एग्जांपल्स तो दे। अच्छा, हाँ एग्जांपल तो जरूर मैं दूंगी। देखो बॉडी में जो हम कह रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, वो क्या 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 है? ब्लड में फिब्रिनोजन है, फिर इसके अलावा बॉडी में एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, केसीन, केसिनोजिन, जितने एंजाइम्स हैं वो भी तो सारे प्रोटीन्स हैं। अब लिखो नहीं, क्योंकि ये अभी तुम लोगों के से रिलेटेड नहीं है, कंफ्यूज हो जाओ। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ये प्रोटीन बॉडी में बहुत सारे हैं, इवन ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन्स मौजूद हैं और वो अलग अलग काम कर रहे हैं। फिब्रिनोजिन है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, केसिनोजिन, केसीन, जितने प्रोटीन है। अच्छा एंजाइम्स, वो भी सब प्रोटीन से बने हुए हैं, और एंजाइम भी कितने अनकाउंटेबल हैं। अभी आप जब डाइजेशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा माउथ से एंजाइम्स बनना शुरू हो गए, अमाइलेज, फिर उसके बाद प्रोटीएज, लाइपेज, मेल्टेज, सुक्रेज, बहुत सारे, इरिप्सिन, एंटीरियोकाइनेज, इतने सारे एंजाइम्स हैं। हर एंजाइम भी अलग अलग कॉम्बिनेशन के अमीनो एसिड से बन रहा है, ठीक है। तो ऑल एंजाइम्स आर आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन। बड़ा बस कर दो, कितनी बातें करोगी। तो ये बेसिकली सिर्फ 20 अमीनो एसिड बहुत सारे प्रोटीन्स बना रहा है बॉडी में, और वो सारे प्रोटीन्स जो है कोई ना कोई फंक्शन बॉडी का परफॉर्म कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जस्ट 20 अमीनो एसिड्स, यानी बेसिक स्ट्रक्चर जो है अमीनो एसिड है। अब उस बेसिक स्ट्रक्चर में भी 20 के 20 अमीनो एसिड में ये दोनों चीजें ऐसे ही हैं। अगर फर्क है तो किसमें है? आर में है। वो आर चेन कभी स्ट्रेट चेन है, कभी वो जो है वो रिंग फॉर्म में है। तो डिफरेंट अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स, जस्ट स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से अमीनो एसिड चेंज है, और अमीनो एसिड 20 है तकरीबन, जो थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन फॉर्म करते हैं। हो गई बात सही? तो ये तो हो गई प्रोटीन की एक हल्की सी एक इंट्रोडक्शन कि प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स which are made up of monomers known as amino acid. टोटल 20 अमीनो एसिड्स हैं जिससे बहुत सारे प्रोटीन बन रहे हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है। और कुछ ऐसा भी होता है कि हम जो नॉर्मली प्रोटीन खाते हैं वो किसी और फॉर्म में होता है, वो बॉडी में जाने के बाद ब्रेक डाउन हो जाता है अपने डिफरेंट अमीनो एसिड्स में। फिर वो अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ द बॉडी रिक्वायरमेंट दोबारा सिंथेसाइज होते हैं, कंबाइन होते हैं और नया प्रोटीन बन जाता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जरूरी नहीं कि जो प्रोटीन हम जिस फॉर्म में खा रहे हैं बॉडी में उसी फॉर्म में उस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, नहीं। वो प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ सोर्स है अमीनो एसिड की। अब डिपेंड करता है बॉडी उन अमीनो एसिड से कैसे प्रोटीन फॉर्म करेगी। हो गई ये बात? ओके। नेक्स्ट, प्रोटीन का सोर्सेस क्या क्या है? बीन्स है, मीट है, मीट भी हर तरह का, फिश मीट और चिकन, बीफ मीट जो है यानी गाय बकरी का गोश्त जो भी होते हैं, इन सब में भी प्रोटीन्स होते हैं। प्लांट प्रोटीन्स क्या है? पल्सेस, बीन्स, ग्रेन्स, दालें वाले जो हैं उन सब में भी प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का मेन फंक्शन होता है, इट इज अ बिल्डिंग मटीरियल, यानी प्रोटीन सिंथेसाइज करता है टिश्यूज को, which is a building material for the growth and development। ठीक है, तो प्रोटीन का मेन फंक्शन तो बिल्डिंग मटीरियल है। जितने ज्यादा प्रोटीन्स होंगे उतना ज्यादा टिश्यू ग्रोथ होगी, उतना ज्यादा जो है वो बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। इट्स अ बिल्डिंग मटीरियल। लेकिन इसके अलावा भी प्रोटीन ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। और प्रोटीन कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है? 4 किलो जूल, यानी कार्बोहाइड्रेट जितनी ही है। लेकिन दिस इज द लास्ट ऑप्शन टू प्रोड्यूस एनर्जी। फर्स्ट ऑप्शन तो कार्बोहाइड्रेट है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। सेकेंड, कार्बोहाइड्रेट नहीं हुए तब जाके फैट्स एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। प्रोटीन की बारी तब भी नहीं आएगी।
प्रोटीन की बारी कब आएगी? प्रोटीन की बारी तब आएगी जब फैट्स भी नहीं है डाइट में। आर यू गेटिंग दिस? यानी ना कार्बोहाइड्रेट्स हैं ना फैट्स हैं, बॉडी के फैट्स भी खत्म हो चुके हैं, तो अब बॉडी के टिश्यूज जो हैं वो फाइनली बर्न होके कैलोरीज एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, जिसमें कभी आप लोग अभी जैसे हम मेल न्यूट्रिशन में अंडर न्यूट्रिशन पढ़ने वाले हैं या मेल न्यूट्रिशन में ऐसी कुछ एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं जो स्टारवेशन की वजह से, यानी जहां पे कहत पड़ता है, पानी नहीं होता, खाना नहीं उगता, यानी पौधे नहीं होते, खाना नहीं उगता, वहां पे लोग जो है वो उसको कहते हैं कहत पड़ गया, ठीक है, यानी स्टारवेशन होता है, वहां खाना नहीं होता। तो लोगों को जब खाने को नहीं होता कुछ भी, तो वो पहले तो उनके अपनी बॉडी के फैट्स ही यूज हो रहे होते हैं टू प्रोवाइड एनर्जी, और उसके बाद उनके टिश्यूज यूज होने लगते हैं, तो वो बहुत ही उनकी पूरी ग्रोथ ही खत्म हो जाती है, वो साइज में छोटे रह जाते हैं, उनके हाथ भी बिल्कुल पतले पतले हो जाते हैं, क्योंकि इस वक्त उनके टिश्यूज वगैरह भी सब एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो दिस इज बेसिकली बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है एनर्जी प्रोवाइड करने का। अदरवाइज इसका मेन काम क्या है? इट इज यूज एज अ बिल्डिंग मटीरियल। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ये तो हो गए आपके मेन न्यूट्रिएंट्स जो हम शुरू से कह रहे हैं, ये तीन मेन है, ये तीन मेन है। इसलिए मेन है क्योंकि इनमें एक तो फूड में हायर अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट, छोड़ दो, अच्छा, हायर अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है वो यही है। सेकेंडली ये कि ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लाइक बिल्डिंग मटेरियल या प्रोवाइड एनर्जी। जब तक उसको एनर्जी मिलती रहेगी किसी भी फॉर्म में, यानी वही प्रोटीन तक खत्म ना हो जाए तब तक वो जिंदा रह सकता है। जब तक एनर्जी मिलेगी, ऑक्सीडेशन होगा, तब तक वो जिंदा रह सकता है। लेकिन अब डिपेंड करता है उसमें वाटर रिजर्व भी कितना है, ये भी तो डिपेंड करता है ना, सिर्फ एनर्जी तो जरूरत नहीं है ना उसके जिंदा रहने के लिए। अगर वाटर रिजर्व होगा तभी तो वो प्रोटीन जो सिंपलेस्ट हो रहे हैं वो पहुंचेंगे जाके आपके सेल में और फिर ऑक्सीडेशन होगी, वरना तो वो भी नहीं पहुंच पाएंगे। और सेल में जाने के लिए उन्हें सॉल्युबल होना जरूरी है, यानी वाटर होना तो सबसे इम्पोर्टेंट है। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अभी हम पढ़ने वाले ना वाटर, तो उसकी बात ही होगी, कोई एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर रहा, लेकिन बगैर वाटर के कोई न्यूट्रिएंट जो है वो सॉल्युबल भी नहीं होगा और सेल में पहुंच भी नहीं पाएगा कि एनर्जी प्रोवाइड करे। ठीक है, अच्छा भाई, बोर्ड मिटा दूं? ठीक है, अब नेक्स्ट जो दो तीन चीजें रह गई हैं उनमें पहले हम पढ़ते हैं विटामिन्स, फिर हमें पढ़ेंगे मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स, वाटर। कितना टाइम रह गया? मेरी कोशिश ये होगी कि आज ये खत्म हो जाए ताकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम पे आ जाए नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स बेसिकली भी न्यूट्रिएंट है, बॉडी में इनकी कम जरूरत है, यानी कम इनकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये डिफरेंट फंक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। कोई ऐसा मैंडेटरी फंक्शन नहीं है कि एनर्जी प्रोवाइड करने जैसा। अगर हो सकता है ये इनमें से कोई जो है वो ग्रोथ के फंक्शन में इंपॉर्टेंट हो, कोई आई के लिए इंपॉर्टेंट हो, कोई इम्यूनिटी बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट कर रहा हो, तो इनके बॉडी में अलग अलग कहीं पे फंक्शन है, इंपॉर्टेंट ये भी है, तभी तो न्यूट्रिएंट हैं, तभी तो हमारी डाइट में इनका होना भी उतना ही जरूरी है जितना बाकी चीजों का जरूरी है। ऑल्दो कम अमाउंट में जरूरत है, इसलिए क्योंकि डेली तो आपने आंखों की कोई आंखों को नरिशमेंट नहीं प्रोवाइड करनी ना, जो प्रोवाइड हो गई है नरिशमेंट वो बाल दफा बहुत अरसे तक के लिए इनफ होती है। या कोई और इम्यून सिस्टम अगर आपका ऑलरेडी बहुत अच्छा है तो रेगुलर तो आपको बूस्ट नहीं करना होगा ना, मतलब रेगुलर आप खाने की तरह तो नहीं विटामिन सी खाते होंगे कि नहीं भाई एनर्जी प्रोवाइड करेगी, आज नहीं खाए तो हम बेहोश होके गिर जाएंगे। तो दिस इज बेसिकली कि उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम है, ऑल्दो इम्पोर्टेंट है, और अगर इनकी कमी हो जाए बॉडी में तो बॉडी में बहुत सारी डेफिशिएंसी डिजीजेस भी होती है। यानी हम अभी इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि बहुत सारे टाइप के विटामिन हैं,
किसी एक टाइप की भी डेफिशिएंसी या कमी की वजह से डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स या डेफिशिएंसी डिजीजेस हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा विटामिन जो है वो दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन होती है इसकी, दो टाइप के विटामिन हैं। कुछ होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, और कुछ होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, बॉडी में विटामिन्स दो फॉर्म के में होते हैं। वाटर सॉल्युबल, जो वाटर बॉडी के वाटर में सॉल्युबल होके डिसॉल्व होके यूजफुल फॉर द सेल, और कुछ फैट सॉल्युबल होते हैं which are only soluble in fats। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो है दो, विटामिन बी एंड विटामिन सी। ठीक है, और जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो होते हैं ए, डी, ई एंड के। सही है, हमें क्या पढ़ने हैं अभी? हमें पढ़ने हैं बी, सी, ए, डी, के। ठीक है, पढ़ने हमें ये भी डिटेल में नहीं है, हमें पढ़ने ये भी नहीं है, बस हमें चंद विटामिन की डेफिशिएंसी डिजीजेस को डिस्कस करना है। चंद विटामिन की डेफिशिएंसी डिजीजेस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे और उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, एक बात और इससे रिलेटेड बता दूं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल से। अगर फॉर एग्जांपल किसी फूड में वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं, फॉर एग्जांपल विटामिन बी एंड सी, जो ज्यादातर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में होते हैं, तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन टेम्परेचर से बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यानी अभी कभी आपने सुना कि ऑरेंज जूस पका के खा रहे हैं हम? नहीं ना, क्योंकि उसमें जो अहम तरीन चीज है वो है विटामिन सी, और हाई टेम्परेचर पे विटामिन सी और बी यानी कि वाटर सॉल्युबल विटामिन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इवन वेजिटेबल्स में को भी ओवर कुक करने से मना किया जाता है, थोड़े बहुत कुक करने से, जिससे उसमें टेस्ट डेवलप हो जाए, वो काफी है। लेकिन बहुत ओवर कुकिंग की वजह से हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर की वजह से मेन न्यूट्रिएंट ही डिस्ट्रॉय हो गया तो क्या फायदा? सही है। अच्छा, फैट सॉल्युबल विटामिन्स बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं होते, इवन एट हाई टेम्परेचर, यानी कुकिंग वगैरह भी कर ली जाए तो वो इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं होते, वो रिटेन रहते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सही है। सोर्सेस क्या है इनकी? सोर्सेस विटामिन बी, सी, ए, डी, ई, के, सबकी हम एक मिक्स सोर्सेस उठा लेते हैं कि ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी हरे पत्तों की सब्जियां, जिसमें पालक भी आता है और मूली, गाजर टाइप भी सब्जियां आती हैं। नॉट एग्जैक्टली गाजर, क्योंकि गाजर के पत्ते तो खरगोश खाते हैं। अच्छा, और पालक लेकिन इंसान भी खाते हैं कुछ। फिर और भी बहुत सी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनमें विटामिन होते हैं। मीट में होते हैं, विटामिन ए मीट में है, विटामिन डी सनलाइट में है, और विटामिन सी जितने सिट्रस फ्रूट्स हैं यानी खट्टे वाले फल है उनमें है। विटामिन बी भी बहुत सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में होता है। तो इनकी बहुत मिक्स सोर्सेज हैं और सारी ये हैं, मतलब बहुत सारी। फिर जल्दी से इसकी डेफिशिएंसी डिजीजेस करते हैं, जो चंद जिन्हें हमें पढ़ना है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी डिजीज से जो की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है वो कहलाती है स्कर्वी। उसमें गम्स में से जो है वो ब्लीडिंग होती है, बहुत ज्यादा खून आने लगता है, और इसमें इसके अलावा विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है बॉडी की। यानी विटामिन सी आल्सो बूस्ट द इम्यूनिटी ऑफ अ बॉडी। व्हाट इज इम्यूनिटी? हाँ बिल्कुल, यानी कि रेजिस्टेंस पावर। रेजिस्टेंस पावर मतलब कि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में जाएगा तो आपके पास इतने WBCs हैं जो उससे लड़ाई कर सकेंगे, उससे फाइट कर सकेंगे। तो विटामिन सी जो है वो WBCs की प्रोडक्शन कर रहा है या उनको बूस्ट कर रहा है टू परफॉर्म देयर फंक्शन। फिर विटामिन ए की डेफिशिएंसी डिजीज की वजह की जो डेफिशिएंसी डिजीज है वो होती है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है? रात को अंधा हो जाना, ये रियल डिजीज है। नाइट ब्लाइंडनेस में आई में कुछ नर्व सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रॉड्स। ठीक है, आई में कुछ सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं रॉड्स। ये रॉड्स क्या करते हैं? ये रॉड्स हमें डिम लाइट में देखने में मदद करवाते हैं। डिम लाइट यानी सनलाइट के बाद जो भी लाइट होती है
उसे डिम लाइट कहा जाता है। अगर रॉड्स प्रॉपर रॉड्स हैं तो वो हमें डिम लाइट में देखने में मदद करते हैं, लेकिन अगर रॉड्स हेल्दी नहीं है तो हम अंधेरे में यानी आफ्टर सनसेट नहीं देख सकते। ये रॉड्स बेसिकली मेंटेन होते हैं या अपना प्रॉपर फंक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से इनके फंक्शन पे अफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हम डिम लाइट में नहीं देख सकते और उस डिजीज को हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रात के वक्त, नाइट के वक्त अंधा हो जाना। ठीक है, फिर विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से बोन्स की एक डिजीज होती है जिसे हम कहते हैं रिकेट्स। इसके अलावा एक और भी होती है ऑस्टियोमेलेशिया। अच्छा, ये दोनों डिजीजेस बोन्स की डिजीजेस हैं जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है। रिकेट्स जो है वो यंग चिल्ड्रन में होती है, छोटे बच्चों में होती है। उनकी जो बोन्स हैं वो इतनी सॉफ्ट होती हैं कि वो सीधे नहीं खड़े हो पाते, उनकी ग्रोथ ऐसी हो जाती है कि उनकी टांगे यूं टेढ़ी टेढ़ी हो जाती है इस तरह से। ठीक है, जब ऐसी टेढ़ी होंगी तो वो ना सही चल पाएंगे ना सीधे खड़े हो पाएंगे। ठीक है, और उनकी ग्रोथ ऐसे क्यों हुई हुई होती है, क्योंकि बोन्स को स्ट्रॉन्ग और ब्रिटल होना चाहिए। अगर वो सॉफ्ट है तो वो इस तरह से डिफॉर्म हो सकती हैं और वो बॉडी वेट भी नहीं ले सकते, फिर वो उनके फ्रैक्चर जल्दी होंगे या वो चल ही नहीं पाते फिर। अच्छा, ऑस्टियोमेलेशिया जो है वो एडल्ट्स की डिजीज है, एडल्ट्स की बोन डिजीज है जो बोन्स में विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है। और इसमें क्या हो रहा होता है, इसमें बोन्स जो हैं वो पोरस और स्पंजी हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्विक मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो रहे होते हैं। यानी वो भी खड़ा नहीं हो सकता ना इंसान, जिसकी बोन्स हल्की हो जाएंगी टांगों की, या वो कोई काम नहीं कर पाएगा, वजन नहीं उठा पाएगा। और जॉइंट्स में बहुत ज्यादा दर्द होता है ऑस्टियोमेलेशिया में। ठीक है, आपने अक्सर सुना होगा, स्पेशली ये बहुत कॉमन होती है ओल्ड फीमेल्स में। ठीक है, जॉइंट पेन बहुत जल्दी होने लगते हैं, घुटनों में दर्द होता है, कमर में दर्द होने लगता है। आजकल अगर इस चीज का सर्वे किया जाए, रिसर्च की जाए, तो फीमेल में 85% फीमेल्स को बोन्स प्रॉब्लम है एज कंपेयर टू मेल। द रीजन इज कैल्शियम कंजम्पशन फीमेल बॉडी में कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू मेल, लेकिन उसका इनटेक बहुत ज्यादा कम है, तो फीमेल को बहुत जल्द बोन्स प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। और अगर सर्वे किया जाए तो फीमेल जो है वो जल्दी चेयर पे बैठ के नमाज पढ़ती हैं एज कंपेयर टू मेल। ठीक है, क्योंकि उन्हें जॉइंट प्रॉब्लम ज्यादा होती हैं और जल्दी होती है। तो ये हो गई विटामिन डी की डेफिशिएंसी। विटामिन डी की सोर्सेज क्या है? सबसे ज्यादा सोर्स तो उसकी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी है, और सबसे अहम तरीन सोर्स जो है वो सनलाइट है। ठीक है, बेसिकली विटामिन डी जो है इसकी वजह से बोन्स नहीं सॉफ्ट हो रही है, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है। और उसका रीजन ये है कि विटामिन डी एक्चुअली हेल्प्स टू एब्जॉर्ब कैल्शियम टू द बोन, हेल्प इन calcium absorption on bones। हमारी बोन्स पे एक लेयर जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस की होती है। ठीक है, अब अगर आपका कैल्शियम इनटेक तो सही है, लेकिन वो कैल्शियम कोई फायदा नहीं दे रहा और आपकी बोन्स पे डिपॉजिट नहीं हो रहा, तो वो यूजलेस हुआ। वो क्यों नहीं डिपॉजिट हो रहा? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होगी, कैल्शियम सही से डिपॉजिट होगा, बोन्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, विटामिन के इज हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड क्लॉटिंग का नाम सुना है? yes. ठीक है, ब्लड का खुद जम जाना जिसकी वजह से आगे फ्लो ऑफ ब्लड रुक जाए, ब्लीडिंग रुक जाए, दिस इज नोन एज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो के जो है वो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। दिस इज ऑल अबाउट द विटामिन्स। आज हमने विटामिन्स खत्म कर दिया है। नेक्स्ट मिनरल्स, वाटर, डाइटरी फाइबर, फिर उसके बाद बैलेंस डाइट, मेल न्यूट्रिशन, एंड फाइनली हम एलिमेंट्री कैनाल पे आ जाएंगे, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम।